हेलो बच्चों। तो सब कैसे हैं और आज आपका पेपर कैसा रहा? सीबीएसई का आज फिजिक्स का जो पेपर था 2026 का, तो आज काफी सारे बच्चों ने पेपर लिखा है और आई होप कि सबका पेपर काफी बढ़िया गया होगा, रिजल्ट भी काफी बढ़िया आएगा। कुछ बच्चों का कहना था कि सर पेपर का लेवल थोड़ा लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम था और कुछ बच्चों का कहना था सर मॉडरेट और डिफिकल्ट था। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग फीडबैक होते हैं पेपर को लेकर। जो पढ़ता है उसे समटाइम इजी लगता है और कभी जो पढ़ता है वही अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसे इजी लगता है। तो आज मैं सीबीएसई का जो फिजिक्स का पेपर है 26 का, उसके सॉल्यूशन के ऊपर कुछ डिस्कस करूंगा। मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ ऑलरेडी सॉल्यूशन लिख के रखे हैं। तो ये जो भी सेट आपके पास आया होगा तो आप देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में आ, जो एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि एमसीक्यूज का आंसर कैसे आएगा। तो वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। वायर इज ग्रेजुअली स्ट्रेट टू मेक इट द 100% लॉन्गर। 100% लॉन्गर का मतलब होता है कि आपने वायर को डबल लेंथ तक उसे एक्सटेंड कर दिया है। इट्स रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड बाय। अब काफी सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे सर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाना चाहिए। बेटा लेंथ को आपने डबल किया तो रेजिस्टेंस आर था। ले लेंथ को आपने डबल किया तो रेजिस्टेंस हो गया 4R। ठीक है, तो बच्चा 4R यानी कि 400% इंक्रीज करके मार्क करके आया होगा। एक्चुअली में इंक्रीज पूछा है ना बेटा, तो जो नंबर अभी R था बाद में 4R हो गया। मान लो कि अभी उसकी वैल्यू 1 ओम थी, बाद में उसकी वैल्यू 4 ओम हो गई। तो कितनी इंक्रीज हुई परसेंटेज में पूछा है, तो इंक्रीज हुई है 300%। इंक्रीज कितनी हुई है? 300%। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला है बेटा। मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके रखा है। लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस 4R। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कट इनटू टू आइडेंटिकल सोलेनॉइड। द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच सोलेनॉइड। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज द लेंथ। तो सिंपली यदि आप उसे बीच में से कट करते हैं तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L/2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ की वैल्यू बेटा L/2 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? L/2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर। तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। इसका सही आंसर ए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से आया हुआ, काफी बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि टू पार्टिकल्स हैं जिनके मास m1 और m2 है, having charge q1 and q2 respectively projected in the same velocity in the region of uniform magnetic field B pointing vertically upward, then they describe the circular path। यहाँ पर देखो बेटा दो पार्टिकल्स हैं सर्कुलर पाथ में। देखें यहाँ पर रेडियस देखना ध्यान से, इसकी रेडियस जो फर्स्ट वाला है इसकी रेडियस कम है और इसकी रेडियस ज्यादा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, यानी कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन चार्ज। यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि R2 रेडियस बड़ी है R1 से, यानी कि M2Q2 इज ग्रेटर देन M1Q1, है ना। और इसे करेक्ट बनाया जाए तो Q1/Q2 में Q1 को ऊपर भेज दो, Q1/Q2 इज ग्रेटर देन होगा M1/M2 से। Q1/Q2 ग्रेटर देन होगा M1/M2 से। ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट। जो फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है उससे पूछा गया है पार्शियल सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज। तो ऑब्वियस से बेटा इसका अल्ट्रावायलेट रीजन आएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज 4 टाइम्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम इंक्रीज किया है इनिशियल वैल्यू से। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद पार्टिकल। कितनी बार हम बच्चों को कहते हैं कि ये चीज याद रखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमेशा पूछा जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर किसी बच्चे को याद है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2m/2m/ke। काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम इंक्रीज करिए, ये 4 जो है स्क्वायर रूट बन के 2 आ जाएगा। तो जो वेवलेंथ है बेटा वो λ/2 हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पर आधा आंसर यहाँ पर है नहीं, तो आप इसका सी मार्क करेंगे। डिक्रीज, सॉरी सी नहीं, डिक्रीज बाय 50%। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी वाला, डिक्रीज बाय 50%। 50% से वेवलेंथ डिक्रीज होने वाली है, ये 50% डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पूछा है, इन अ रिवर्स बायस द पीएन जंक्शन डायोड अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप। भाई रिवर्स बायस में कहाँ ड्रॉप होगा? डिप्लीशन रीजन पर उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। करेक्ट आंसर सी है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अ कॉइल इज हैविंग दी 100 टर्न्स क्लोजली बाउंड टू टर्न्स एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 300 मिलीमीटर है। बेटा यूनिट कन्वर्जन को अच्छे से याद रखें, यूनिट कन्वर्जन आपको ठीक से याद रखना चाहिए। ये मिलीमीटर में दिया हुआ है एरिया। कैरीज द करंट ऑफ 5 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई। एन की वैल्यू पुट करिए, आई को मिली एम्पियर में दिया है, ध्यान से देखें, और जो एरिया है वो मिलीमीटर में दिया है, तो मैंने उसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 1.5 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। नाइन्थ एमसीक्यू काफी बढ़िया था, एसी से पूछा गया था। एक वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा गया है कि एवरेज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बताइए ओवर अ साइकिल। तो इसका सी आप देखते से ही लगा सकते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल जो हमारा एसी सिग्नल होता है उसके जीरो होता है। इन्होंने किसी भी ऑप्शन में पहले आंसर जीरो नहीं दिया, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है कि आप पहले ये लिखें फिर उसको कंपेयर करें, एवरेज वैल्यू निकाले, आरएमएस के लिए पिक वैल्यू बाय रूट 2 करें तो दैट विल बी 9.9, यानी कि वो 10 वोल्ट के आसपास आएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएमएफ। देखो बेटा ये रेशियो सबको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये एयर में है बेटा, तो किसी अदर मीडियम में अगर इनका रेशियो पूछा जाए तो सी बाय एन होता है। सिंपली आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इस मीडियम में जो स्पीड की लाइट है वही उसका रेशियो होता है। तो स्पीड की लाइट उस मीडियम में कितनी होती है बेटा, सी बाय एन। एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कई सारे बच्चों ने 100% ए वाला आंसर मार्क कर दिया है। ए वाला आंसर नहीं है बेटा, वो एयर में होता है। उसने पूछा है कि ऐसे मीडियम में, ग्लास में पूछा है ना, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा क्वेश्चन, फिर से मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ, रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 331 नैनोमीटर रेडिएटिंग रेडिएटिंग इन द फॉलोइंग मेटल्स। तो मैंने सबसे पहले इसका एनर्जी निकाल लिया बेटा, है ना, मैंने एनर्जी निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे वर्क फंक्शन गिवन थे। तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ फोटोन निकल कर आई है 3.74। तो 3.74 एनर्जी का फोटोन है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये 3 नंबर जो है ये तो छोटे हैं 3.7 से, पर ये नंबर बड़ा है, यानी कि जो एम ओ है हमारा, उसका वर्क फंक्शन फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। तो सही आंसर इसका होगा ओनली एम ओ विल नॉट शोज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, एन इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज हाफ कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन विल रिमेन सेम। इसका सही आंसर बी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, करंट बदलेगा, फोटो करंट वगैरह इंक्रीज हो डिक्रीज होगा। असर्शन रीजन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमसे यहाँ पे पूछा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर देन द पी टाइप सेमीकंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। यस बिल्कुल सही बात है। द इलेक्ट्रॉन बीइंग, रीजन में पूछा, द इलेक्ट्रॉन बीइंग इन द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मोर मोबाइल देन दी होल्स। यस बेटा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होती है, दैट्स व्हाई जो सेम टेम्परेचर है उस पर कंडक्टिविटी एन टाइप की ज्यादा होती है और पी टाइप की कम होती है। तो मैंने इसके आंसर पहले से मार्क कर दिए हैं, इसका ए वाला एसेसन रीजन दोनों सही है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा, वर्क फंक्शन इन टेकिंग यूनिट charge around a closed loop in electric circuit involved cells and resistor in a loop is zero। डेफिनेटली जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आप वर्क डन निकालते हैं तो Q इंटू डेल्टा V करते हैं ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन जीरो इन क्लोज लूप। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड ऑन द लोकेशन, बिल्कुल सही बात है, लोकेशन पे डिपेंड करता है इन अ लूप।
वन राउंड द चार्ज कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट। तो ऑब्वियस है इसका भी ए वाला सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ट्रू होगा। पैरामैग्नेटिक नेचर एक क्यूरी टेम्परेचर होता है जिसके बाद वो अपना चेंज कर लेगा नेचर, है ना। फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। द डिसअपीयरेंस ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरोमैग्नेट इज एब्रप्ट एंड नॉट ग्रेजुअल। बेटा ये सही नहीं है ना। एब्रप्ट एंड नॉट ग्रेजुअल ये सही नहीं है, तो इसका बी वाला जो रीजन है वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, तो इसका बी आंसर होगा, पर असर्शन ट्रू है। 16 क्वेश्चन में व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द ग्लास इज इमर्ज्ड इन द वाटर इट कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज। भाई कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज कहां से होगी? कन्वर्जिंग पावर क्या होता है? यहाँ पे ग्लास अपॉन में यहाँ पे मैंने लिखा सराउंडिंग -1, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है ना। यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन में R1 -1/R2, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप डालोगे उसके वाटर में तो ये इंक्रीज होगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो ओवरऑल नंबर डिक्रीज होगा, ये ओवरऑल नंबर डिक्रीज होगा, तो भाई पावर भी तो डिक्रीज होगी ना। तो इन्होंने पावर इंक्रीज लिख दी है, जो कि रॉन्ग है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू फेसेस, ये भी रॉन्ग है भाई। सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे थोड़ी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है ना। ये फॉर्मूले से ही पता चलेगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों पे। तो इसका डी जो है वो सही आंसर होगा। सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में भी काफी ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं जिनके आंसर थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई जिन्होंने करी वो दे सकते हैं। दे स्टेट द हाइगन्स प्रिंसिपल, हाउ डिड हाइगन्स जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव ऑन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। भाई ये क्वेश्चन जिसने मॉडर्न फिजिक्स में हाइगन थ्योरी पढ़ी होगी, उसने जो वेव फ्रंट्स होते हैं उसने कहा आगे की तरफ बनते, पीछे नहीं बनते। तो इससे पूछा गया ऐसा क्यों है, तो इसने कहा कि पीछे भी बनते हैं। सुनिए, इसने कहा पीछे भी बनते, पर उसका एम्पलीट्यूड इसने कहा कि जीरो है। एम्पलीट्यूड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज जीरो, है ना। इसने एक लॉ दिया जिसमें आगे और पीछे इन्होंने एंगल की बात करी थी। आगे का एंगल ये बोलता है कि जीरो है, वेव फ्रंट की डायरेक्शन में एंगल जीरो है तो मैक्सिमम, और इसके अपोजिट है तो मिनिमम, है ना। तो इसका जो बैकवर्ड में नहीं है उसका रीजन है कि उसका एम्पलीट्यूड उसने जीरो बताया था, इसे उसने एक्सप्लेन किया था। फिर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट आया था, लाइट वेव लैम्डा इल्यूमिनेटिंग द स्लिट विड्थ इज ए, द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन द स्क्रीन कैप डिस्टेंस टी फ्रॉम द सेल। तो भाई डायग्राम बनाना है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम बनेगी यहाँ पर। और ये रहा वो रिलेशन जिससे आप ये देख सकते हैं कि विड्थ कैसे चेंज होगी। बेटा इसको विड्थ लिखना चाहिए, विड्थ चेंज होगी यानी कि आप स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे तो विड्थ भी कम होगी, यानी डी डिक्रीज होगा बेटा तो डब्ल्यू भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा ये हमारा मास एक्शन लॉ से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ये आपको दिया हुआ है Ni, ठीक। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ये रहे, इसको बोलते हैं Ne। तो रिलेशन क्या है बेटा, Ne इंटू NH Ni का स्क्वायर, तो यहाँ से NH आपको निकालना है, तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन को इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर यहाँ पर आया है 6.25 इंटू 10⁴। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास है बेटा इलेक्ट्रॉन्स और ये मेरे पास है होल्स, तो दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स 10⁻12 काफी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, होल्स से। तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, तो ये हमारा कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, कॉनकेव मिरर की प्रोड्यूस 2 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज बोला है बेटा उसने, है ना, रियल इमेज है, यानी कि मैग्निफिकेशन इसका जो है वो दिया हुआ है वो -2 है। 2 टाइम बोला है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो -v/u, यहाँ से v और u का मैंने एक रिलेशन निकाल लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ पता चल गई, तो फोकल लेंथ और यहाँ से v दोनों की वैल्यू को मैं लेंस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो मैं u की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो u की वैल्यू मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे तो -12 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे ये कह रहा है द प्रूफ द डेंसिटी ऑफ द न्यू
न्यूक्लियर न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है बेटा, न्यूक्लियस की डेंसिटी इररिलेवेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर से। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सॉल्व करके रखा है, जैसे मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी होती है। न्यूक्लियर मास क्या होता है, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r जो है वो उसकी रेडियस कंसिडर करो तो। और ए एम पी यहाँ पे 4/3 पाई r जो है उसको हम लिख सकते हैं r0 a⁻⁻⁻⁻, अगर आपको साइज का पता हो r0 a⁻⁻⁻⁻ है बेटा, उसे पुट कर दीजिए, कैंसिल करिए, ए से ए मर जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं है, इसका मतलब वो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, एम पी कांस्टेंट है, r0 कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, 10⁻17 kg/मीटर क्यूब के आसपास आती है। तो ये आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा, और 10 सेंटीमीटर पर रखा है, और इन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम की, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो बेटा, स्टेबल यानी कि डाइपोल पहले ऐसा रखा हुआ था, फिर उसको घुमा के ऐसा कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर 180 रोटेट कर दिया गया, यहाँ पे 0 एंगल के साथ, पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फाइनल माइनस इनिशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, माइनस पीई कॉस थीटा। इसे याद अगर आप कर लें तो आपका काम बन जाएगा। पी पी तो यहाँ पे 2 पी का चेंज होता है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी याद हो, पर चूंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है तो स्टेप मार्किंग हो सकती है, तो स्टेप मार्किंग में आप डायरेक्ट ना लिखें, 2 पी सॉल्व करके जाएं उसे। तो फाइनल आंसर इज 2 × 10⁻⁻16 जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन सी पे आ जाए। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22, वैसे तो क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन मुझे लगा कि बच्चों को सॉल्व करने में टाइम लगा होगा। इन्होंने कहा है कि द फिगर इज गिवन बिलो शोज 3 स्ट्रेट लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स दिए हुए हैं एक्स वाई प्लेन में, कैरिंग द करंट 2I, I एंड 3I। ठीक है, 3 कंडक्टर हैं, अलग अलग करंट कैरी कर रहे हैं, सेपरेशन D और D है। फर्स्ट चीज हमसे पूछी है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ कंडक्टर ए। ए पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, ए पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक तो इसकी वजह से B2 की वजह, एक 2 से और एक 3 से, तो मैंने 2 - 3 कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड 2 में म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, करंट कितना है उसमें I अपॉन डी, और 3 में देखो, 3 में करंट है 3I, तो यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एक में करंट की डायरेक्शन इधर है, दूसरे में करंट की डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से अंदर जबकि दूसरे की वजह से बाहर बनेगी। सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I/d इनवर्ड होगा, है ना भाई, जो भी डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेम इसने फोर्स का पूछा है दूसरे में, द नेट मैग्नेटिक फोर्स यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 ड्यू टू 2 एंड 3। फोर्स पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में d। इस बार दोनों हम करंट लेते हैं, तो यहाँ पर देखें, 3 की वजह से 3 × 2, एक तो 6I² आएगा, और इसकी वजह से 2 × 1 2I² आएगा। आफ्टर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I² अपॉन में d। अब फोर्स किधर होगा वो आप खुद बता सकते हैं कि जिसकी वजह से ज्यादा फोर्स बनेगा वही डायरेक्शन उसकी आएगी। ठीक है, यस, इसका और पार्ट भी देखें, और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड लेंथ L and B and resistance R kept in region in which मैग्नेटिक फील्ड वेरीज। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है। पहली चीज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, तो ईएमएफ निकालने से पहले बच्चों फ्लक्स निकाल लें। फ्लक्स होता है B × A, तो B × A किया, ये फ्लक्स निकल गया। फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए बच्चों, तो ये हमारा ईएमएफ हो जाएगा, तो मैंने फ्लक्स को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये मेरे पास बेटा आई है पिक वैल्यू। ठीक है, अभी उसने कहा है फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट पूछा है ना, तो करंट निकालना है तो E/R करेंगे,
तो ये मेरे पास करंट आया। इस करंट में ये जो आगे की वैल्यू है ये इफेक्टिव वैल्यू है, इसको मैं ये मेरे पास पिक वैल्यू है, इफेक्टिव नहीं है पिक वैल्यू है, तो इसको पिक वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू में लिखना पड़ेगा I0/√2। तो करेक्ट आंसर ये है नीचे वाला I0/√2, ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ध्यान से करना है आपको। उसने एक साथ चीजें पूछ ली, फ्लक्स पूछ लिया, ईएमएफ पूछ लिया, करंट पूछ लिया, उसके बाद उसने इफेक्टिव वैल्यू भी पूछ ली। काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर डिफेक्टिव इनपुट आउटपुट वेव फ्रॉम। तो फुल वेव रेक्टिफायर है, आई होप कि सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। मैक्सिमम टाइम सेम क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमारे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से। क्वेश्चन 24, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट। भाई यहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर करके रेडियस बोहर रेडियस निकालना था और ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी निकालना था। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ पर बच्चे ड्राइव करना थे। क्वेश्चन 25 की बात करें, 25 में एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर एस्पेक्ट ऑफ मैटर इज इन एविडेंट इन डी ब्रोगली रिलेशन। बेटा ये जो डी ब्रोगली का रिलेशन है ये बता रहा है कि जो मैटर है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव, मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो जो मास और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन है ये हमारे डी ब्रोगली साहब ने एस्टेब्लिश किया था। तो इसे हमको एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। Radiation of the wavelength lambda is incident on the photosensitive surface. Find the de Broglie wavelength of the electron emitted from the surface. Assume that the work function is negligible. भाई वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल उसने कहा है, ये आपको एज्यूम करना है। तो भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालो ये, और इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यानी कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और सोचो यदि किसी सरफेस के ऊपर जहां से एनर्जी आ रही है वर्क फंक्शन अगर जीरो है तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखना है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc/लैम्डा। ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया hc/लैम्डा अंडर रूट के अंदर ये हमारा वेवलेंथ होगा। और यहाँ पर एम ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, एच प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट आर द माइक्रोवेव्स, हाउ आर दे प्रोड्यूस, गिव्स एनी टू यूजेस ऑफ द माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन से, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड से इन्हें प्रोड्यूस कराया जाता है बेटा। और ये जो दो यूजेस हैं तो फूड को गर्म करने में और हमेशा सोनार और रडार में भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये तो सारे बच्चों ने बनाया होगा, थ्योरी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 27 एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन देखो बेटा इसने कहीं पर भी एरिया मीटर स्क्वायर नहीं दिया है। And the resistance is 4 ohm is removed from a region of uniform magnetic field acting normal to the plane of the loop. The value of the induced current I in a loop varies with टाइम t as shown। तो यहाँ पर I वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। टोटल चार्ज पास थ्रू दी लूप, भाई टोटल चार्ज निकालना है। कई बार मैंने बताया है बच्चों को कि आप चार्ज निकालें तो एरिया ऑफ आई टी ग्राफ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आई और टी का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का एरिया निकालिए, ये आपको चार्ज देगा। तो इस ग्राफ का एरिया निकाला तो वाया 0.09 कूलॉम, तो ये चार्ज पास होगा। दूसरा बी में पूछा है चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज होगा, भाई इसका भी एक रिलेशन है। चार्ज में जो चार्ज फ्लोन है, जो हमारा चार्ज फ्लोन है 1/r/d5 चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो आर सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए कि कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो आर यानी कि रेजिस्टेंस 4 ओम मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, तो 0.34 वेबर इस तरह फ्लक्स में चेंज आया। ये हमारे सेकेंड वाले का आंसर होगा बेटा। जो थर्ड चीज पूछी है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। तो हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी 5/a। 5/a की वैल्यू यहाँ पर देखो बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हमें उसे मीटर स्क्वायर में लिखना है। तो करेक्ट आंसर इज 720 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्वेश्चन 27 था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया है, काफी आसान था ए वाला पार्ट। द टू
The two Kirchhoff's rule are based on the law of conservation of two physical quantities, namely, तो फर्स्ट जो है फर्स्ट लॉ वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें से आपको करंट बताना है, तो कई सारी तरीके हैं, आप लूप्स बना के दोनों इक्वेशन लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नाउ सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है 29, इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, इमेज में सीधा आता हूँ, ये पैराग्राफ को आप रीड करेंगे तब भी आपको कुछ आंसर जो देना है वो डायरेक्टली ही पूछे गए हैं। The image formed by the objective lens and the eyepiece are respectively, तो रियल एंड वर्चुअल है क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, यहाँ पर रियल और वर्चुअल इमेज बनेगी। ऑप्शन बी इसने पूछा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप डज नॉट डिपेंड ऑन, तो भाई डज नॉट डिपेंड ऑन तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, फोकल लेंथ पे करता है, फोकल लेंथ आईपीस पे करता है, अपर्चर पे तो बिल्कुल करता ही करता है, पर ये इस पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो इन्हें आप राइट ना समझे, इसका जो किस पे डिपेंड नहीं करता वो पूछा है, तो ए। जो थर्ड वाला है उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑन दिस टेलीस्कोप, तो सी वाला सीधा रीड करें, द डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेंसेज इज मोर देन, भाई इससे ज्यादा कभी तो हो ही नहीं सकती ना, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, इससे ज्यादा डिस्टेंस हो ही नहीं सकती, यही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, तो ये इसके लिए रॉन्ग है। और यही यहाँ पर आपको यूज करना है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप एफ ओ प्लस एफ ई करके इसका आंसर लिख के आएंगे, तो ये 84 सेंटीमीटर आएगा हमारा आंसर। इसका 84 सेंटीमीटर आएगा, कौन से वाले का, ऊपर वाले का, ये रहा एफ ओ प्लस एफ ई 84 सेंटीमीटर, ए वाला ऑप्शन सही है। फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे इन्होंने ये हिंदी का प्रिंट हो गया है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 30 की बात करें, क्वेश्चन 30 में कहा है स्टूडेंट सेट अप द करंट set up the circuit as shown in figure, the find the value of the unknown resistance x, है ना, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। The record the set of readings of the voltmeter and ammeter by using the rheostat, तो ये ओम्स लॉ जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, इसके वैल्यू उसको फाइंड करना है। कि रियोस्टेट यहाँ पर कनेक्टेड है, एक की है, एक बैटरी, एमीटर एंड वोल्ट मीटर है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, थोड़ा नीचे है, इससे पहली चीज पूछी है इफ द रेजिस्टेंस एक्स मेड बाय द मैग्नीम एंड द रीडिंग वी एंड आई आर taken without switch off the circuit, the graph between V and I, बेटा वैसे आप हम सोच रहे हैं कि ग्राफ लीनियर बनेगा जिसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर बी है। क्यों बी है, पहली बात, अगर आप स्विच को ऑन रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का, जिससे वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, यानी कि स्लोप बढ़ेगा। अब आप कहेंगे सर इसमें तो स्लोप कम हो रहा है, बेटा ये वी आई ग्राफ नहीं, या आई वी ग्राफ है ना। रेजिस्टेंस अगर ये ग्राफ V और I के बीच में होता तो ये ऐसे करके फिर ऐसे दिखाई देता, परंतु ये ग्राफ बेटा इन्होंने एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को लिया है और y एक्सिस पर करंट को लिया है, दैट्स व्हाई इसका बी आंसर सही है, ये दोनों सही नहीं। ठीक है, कम होना चाहिए ना, ग्राफ कम होगा मतलब वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, स्लोप कम होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो बी सही है इसका। सेकेंड में पूछा है एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सेट ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, तो ड्यू टू द एरर इन वोल्टमीटर रीडिंग, ड्यू टू द एरर इन एमीटर रीडिंग, इक्वल टू द सम ऑफ द एरर इन द वोल्टमीटर। हाँ भाई दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे एरर एनालिसिस को जब हम पढ़े तो एरर एनालिसिस मेथड ये कहती है कि एरर इन वोल्टमीटर प्लस एरर इन एमीटर, दोनों में जितनी एरर है वही तो ऐड होगी, तो इसका सी आंसर सही है। थर्ड में पूछा है इफ द मूवेबल एंड ऑफ द रियोस्टेट इज मूव टुवर्ड्स द पी, भाई पी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, है ना, मूवेबल यानी कि ये वाला, ये पी की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो रियोस्टेट की वैल्यू कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट का है वो डिक्रीज होता जाएगा, और अगर वो डिक्रीज होता गया तो रीडिंग ऑफ द बोथ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इंक्रीजेस, भाई
इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया ना, मीटर का रियोस्टेट की वैल्यू कम होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पूछा है। क्वेश्चन 4 काफी अच्छा बढ़िया था, इसे तो अच्छे बच्चे कर पाए होंगे। अच्छे बच्चे मतलब या तो हो सकता है कि वो बढ़िया पढ़े हों। इन्होंने एक बेटा कंडक्टर दिया है इस तरीके से, और इन्होंने अलग अलग यहाँ पे रेडियस दे के रखी है ना। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर बाई 3 है, इसकी रेडियस आर बाई 2 है। कंडक्टर है, अलग अलग रेडियस का है, ठीक। इन्होंने पूछा है सपोज अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय द मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मेटल। This wire is a three part of the some same length but have the different radius r, r by 3, r by 2 as shown in figure. पहली चीज है पूछी है for a particular setting the rheostat let v1 v2 and v3 are the values of the drift velocity in part a b c d and dp। ठीक है, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सही रिलेशन क्या है यहाँ पर मैंने देखा है। देखो ये भाई पार्ट एरिया वाले कम ज्यादा करते रहे है ना, ये यहाँ पे मोटा कर दिया, इधर पतला कर दिया, इधर बहुत पतला। करंट सेम है, करंट सेम है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये है। अब भाई करंट सेम है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है, नंबर ऑफ चार्ज भी सेम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा वीडी और ए का, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। यहां से कंसीडर कर लीजिए एरिया सबसे ज्यादा किसका है, V1 का, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे कम होगी। एरिया सबसे कम किसका है, V2 का, तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका सही आंसर बी मार्क करना है। जल्दबाजी नहीं करना, इन्होंने ऑर्डर भी चेंज करके दिया है। तो V2 जो है सबसे कम एरिया ऑक्युपाई है, वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना। और जहां पर V3 है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी सी कम। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आराम से मस्त तरीके से जाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है, रास्ता बड़ा है। तो बी आंसर करेक्ट है। सेम इन्होंने पूछा है कंसिडर द सेम वायर एज shown in figure the question fourth a connected in the place x for the particular setting of rheostat let E1 E2 and E3 are the electric field the value of the electric field in the part A B C D and DP। भाई अगर आपको ओम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रो टाइम्स सिग्मा टाइम्स ऑफ जे, जे इज द करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी वी कैन राइट आई अपॉन ए। यहाँ से फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यानी कि जहां एरिया कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो E2 का एरिया कम है, बीच का एरिया कम है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फिर E3 और सबसे कम E1 में, क्योंकि वहां एरिया सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पूछा गया है वो है द ड्रिफ्ट स्पीड एस्टिमेटेड टू बी द ओनली द फ्यू मिली mm per second for the current in the range of few ampere, how then the current established ऑलमोस्ट द इंस्टेंट ऑफ द सर्किट। भाई करंट कोई धीमी स्पीड से नहीं चलने वाला, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो ये आप पता नहीं कर पाएंगे कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया कैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, साइमल्टेनियसली मूव करने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। दूसरा पूछा है लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम वोल्टेज 1 एंड हाई करंट मस्ट हैव द वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। फिर एक बात बताइए कि जो पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, ई माइनस आई आर। ओके, ई माइनस आई आर। अब आप अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, पहले से आपकी सप्लाई लो है, तो सप्लाई लो है तो ऑब्वियस से इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट भी कम ही होना चाहिए ना, ताकि वो कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि ये बढ़ेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल अपने आप गिर जाएगा। थर्ड पूछा इन्होंने द assertion that V is equal to IR is a statement of Ohm's law is not true by Ohm's law depends on physical condition। कहाँ मेंशन है यहाँ पे फिजिकल कंडीशन, कहीं पर है क्या, नहीं, ये तो सिर्फ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है बेटा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है जो V by I से कैलकुलेट हो सकता है। तो ओम्स लॉ ये नहीं है, ओम्स लॉ फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ऊपर हम देख भी चुके हैं कि ओम्स लॉ का जो एटॉमिक फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर पिक्चर है, वो अलग है बेटा।
यस, सेक्शन ई काफी बढ़िया था। सेक्शन ई में कुछ अच्छे सवाल, कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। An equipotential surface through the point is normal to the electric field at that point, है ना। तो एक्सप्लेन करने को कहा है। क्यों होगा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल नहीं होगी तो किसी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट हो गई तो वहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। When dielectric is placed in an external electric field, the इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन द आउटसाइड। भाई क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंडक्शन होगा, जब आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि वहां पे चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर ई नॉट बाय के हो जाएगी ड्यू टू इंडक्शन। थर्ड क्वेश्चन पूछा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीज व्हेन इट। वो क्यों नहीं डिक्रीज होगा? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है भाई साहब वो ई इंटू डी होगा। मुझे बताओ कि डी को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो डिक्रीज होगा ना। डी डिक्रीज तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। और हम पूछा है, एक्सप्रेशन द वर्क डन इन डी एसोसिएट ऑफ द सिस्टम, थ्री चार्जेस Q minus 4Q 2Q are placed the vertices of ABC respectively in equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर तीन चार्जेस हैं, एक Q है, एक -4Q है और एक 2Q है। कुछ नहीं बेटा, आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही इसको वर्क डन करना पड़ा होगा बनाने में। तो KQ/R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। चार्ज को विथ साइन जरूर रखें वरना गड़बड़ हो सकती है, तो विथ साइन आपने रखा होगा तो आपका आंसर सही है। और पार्ट में पूछा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आया है, बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने कनेक्टेड दो सेल दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया पैरेलल ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, जब दो ही सेल हो तो E1 R2 E2 R1 अपन R1 प्लस R2 और रेजिस्टेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 32 की बात करें, क्वेश्चन 32 में हमसे पूछ रहा है फर्स्ट वन, डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। या क्लास 10 तक का क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट में बताइए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में स्पीड ही होता है दो अलग अलग मीडियम में। यह है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में होती है बेटा, और ये उस मीडियम में जहां पर जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और पार्ट में पूछा है, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। देखो इन्होंने यहाँ पर इजी तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं थोड़े से, है ना। यहाँ पे प्रिज्म का पूछा है, तो ये रिलेशन है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म मिनिमम डेविएशन एंगल के बीच में। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही एक अच्छे तरीके का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मैंने इसे सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पे। एक लाइट रे है बेटा जो बीसी सरफेस पर रेक्टेंगल में ऐसे आ रही है। ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5 है, यानी कि एक ग्लास है। तो आपको इसका पाथ बताना है कि आफ्टर आगे क्या क्या होगा, है ना। ट्रेस द रे ऑफ पाथ, ऐसे कई बार पूछते हैं सवाल, रे ऑफ पाथ क्या होगा। तो पहले तो देखो यहाँ से तो 90 डिग्री से एंट्री मारी तो सीधी जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, तो सीधी जाएगी सामने वाली सरफेस से टकराएगी। सामने वाली सरफेस पर जब ये टकराएगी बेटा, तो यहाँ पर देखो ये कितने एंगल्स बनाएगी। जब ये सामने वाली सरफेस पर टकराएगी तो इसके जो एंगल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्री समझे, तो इसके एंगल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 90, और ये 60 90 तो ऑब्वियसली 30, तो ये 60। ये 60 के एंगल नॉर्मल के साथ इसने बनाया, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन देखी कि TIR की क्या कंडीशन है। तो साइन 60 अगर बड़ा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने की 1/1.5 से, तो TIR होगा, और बड़ा नहीं हुआ तो TIR नहीं होगा। तो √3/2 आया साइन 60 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई 2/3, तो √3/2 ग्रेटर है, यानी कि TIR होगा। यानी कि P पॉइंट पर आपको TIR देखने को मिलेगा, यानी कि ये एंगल 60 से अगर ये रे आ रही तो 60 से एंगल से इधर टकरा के जाएगी। अब ये जब दूसरी सरफेस पे टकराएगी, फिर से देखो बेटा, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ आपका 30,
और ये 30 है, ये ऑलरेडी कितना है 60 है ना, ये ऑलरेडी कितना हुआ, ये 60 है तो ये 30 हुआ, और ये 30 है तो ये 60 है, ये दोनों मिलकर हो गए 90। और अगर ये 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा 90, ये एंगल भी कितना होगा 90, यानी कि सीधी सामने टकराएगी बेटा, सीधी सामने टकराएगी, यानी कि सेकंड सरफेस से जब ये टकराएगी 90 के एंगल पर टकराएगी, 90 के एंगल पर टकराएगी तो सीधी निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को हमें मिलेगा, ये इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड सरफेस पे सीधा 90 और 90 से तो ये बाहर निकल जाएगी। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। इसका बी पार्ट देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रे एंड वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट व्हिच आर इन सेम फेज। रे क्या है, जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस है। प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूजिंग हाइगन्स का आया है बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्टेड करना है आपको सरफेस को, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। रिफ्रैक्शन depict the refraction of the plane wave from a convex lens। ये भी काफी बढ़िया है अगर आप फिगर्स बनाते आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट को डिफाइन करने को कहा है बेटा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 1 में 2 पाई अंडर रूट एल सी, और पावर फैक्टर यानी कि आपको कॉस फाई को डिफाइन करने को कहा है। कॉस फाई क्या होता है, जो भी आर बाय जेड भी होता है हमारे पास, डिफाइन करना है इनको। और पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो भाई पावर फैक्टर की वैल्यू जब 1 होगी तो पावर मैक्सिमम डिसिपेट होगी। एन इंडक्टर 5 बाय पाई एंड कैपेसिटर 50 बाय पाई एंड द रेजिस्टर, तीनों की वैल्यू दे के रखी है इन अ सीरीज अक्रॉस एन एसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी हुई है। एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, तो एम्पिडेंस आपको निकालना है आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल और एक्सी निकालने पहले से, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 50 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी इसकी। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन दैट फ्लो इन द सर्किट, और फिर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले आप पीक वैल्यू के पास जाएंगे, फिर उसे Z से डिवाइड करेंगे। याद रहे अब आपका रेजिस्टेंस जो है, जो आपका सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस, वो इम्पिडेंस रखना है आपको। तो ये एसी का न्यूमेरिकल वाला पार्ट था, काफी इजी था। और इसका बी पार्ट है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लास्ट में बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन बच्चों का डाला है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बताना है और सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स बताना है। तो ये सेकेंडरी अपॉन में प्राइमरी इज इक्वल टू एनएस अपॉन में एनपी ही होता है। और फिर इन्होंने उसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर इन द आइडियल ट्रांसफार्मर 500 और 5000 रिस्पेक्टिवली इन 33 kV पावर सप्लाई एट द ट्रांसफार्मर एट 220 वोल्ट। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बेटा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, वही ट्रांसफार्मर रेशियो का यूज करके आईपी अपॉन में आईएस, इस ट्रांसफार्मर रेशियो का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो थैंक यू, आपने इतनी सारी बातें सीख ली है और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि हमारा रिजल्ट बढ़िया आए। थैंक यू।